हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पे। अ, इन एपिसोड्स में जो हम अ, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट की जो प्रस्तावित मॉडल है, संपूर्ण समाधान है, उसके हम हर अध्याय को लेके चलेंगे। इसमें कंप्लीट 15 अध्याय हैं, जो कि 243 पेज की ये बुक है। हर अध्याय पे हम एक गहरा डिस्कशन करेंगे। वैसे तो प्रेम जी आपने काफ़ी फ़ेसबुक लाइव में और हमारी जो अल्टरनेट जियो मीट्स होती हैं, उसमें काफ़ी विषय पर आपने गहनता से चर्चा की है। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम इस पुस्तक के अध्यायों को लेकर उस पर बातचीत करेंगे और लोगों के जो भी प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। तो जी, प्रीति जी आपका स्वागत है। प्रेमजीत जी के जी, विषय जी, में आपका थोड़ा-सा कहना धन्यवाद। चाहूँगी। जी प्रेमजीत जी के विषय में थोड़ा कहना चाहूँगी कि वो एक वक्ता हैं, वो एक लेखक हैं, उन्होंने ये पुस्तक संपूर्ण समाधान लिखी है। वो फाउंडर हैं यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था के और एक विशनरी हैं, एक विचारक हैं। तो प्रेमजीत जी जैसे कि सभी को पता है कि आपकी ये पुस्तक संपूर्ण समाधान काफ़ी चर्चा में है। ये पुस्तक मेरे हाथ जी, में भी है। सभी जी, जी, भी दर्शक लोग इस पुस्तक को देख सकते हैं और जी, ये पुस्तक आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो प्रेमजीत जी ये पुस्तक बात करती है एक नई सामाजिक राजनैतिक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे जी, पहले मेरा जो प्रश्न है, वो ये है कि नई व्यवस्था क्यों? हमें व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है? और व्यवस्था मतलब क्या होता है? इसकी शुरुआत करते हैं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संपूर्ण समाधान पुस्तक जो प्रस्तावित आपने की है, इसका उद्देश्य क्या है? फिर आगे के एपिसोड्स में हम एक-एक अध्याय लेकर उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो जी। प्रेमजी जी आपका पूरा स्वागत है। थोड़ा बताइए कि व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है? जी, जैसा कि आप देखते ही हैं कि आदमी सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकता, सारी सुख-सुविधाओं का जो निर्माण है, वो खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं बना सकता। परिवार में भी आप देखेंगे तो आपस में वहाँ जितने भी मेंबर रहते हैं बड़े-बड़े, वो सब कोई ना कोई काम बाँट लेते हैं, कि भई जो माताजी हैं, वो खाना बनाएँगी, जो जी, पिताजी हैं वो बाहर से कुछ अर्न करके लाएँगे या खेती करेंगे या जो भी कुछ करेंगे और जो बच्चे हुए हैं उनको कभी माँ पालेगी, कभी पिताजी हैं वो देखभाल करेंगे, दादा-दादी करेंगे। वो बूढ़े हो गए हैं तो उनकी उनके खाने की, उनके पीने की, उनके रहने की सारी व्यवस्था क्योंकि अब वो खुद नहीं कर सकते हैं। तो इन विभिन्न कारणों की वजह से क्योंकि हर आदमी पूरे अपना जन्म से लेके और बुढ़ापे तक सारा काम खुद नहीं कर सकता और सारे प्रकार का नहीं कर सकता। कभी वो बीमार भी पड़ता है, कभी वो कमज़ोर भी होता है, कभी जब वो बच्चा रहता है तब उसे पूरी दूसरों की देख-रेख की ज़रूरत होती है, जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है तब भी दूसरों की देख-रेख की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक अकेला आदमी जन्म से लेके और बुढ़ापे तक अकेला नहीं रह सकता। सारे सुखों का वो भोग नहीं कर सकता और ना सारे सुखों का निर्माण कर सकता है। तो इस वजह से छोटी-बड़ी जैसी भी है, कोई न कोई व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो बिना व्यवस्था के आदमी सुखी अवस्था में नहीं रह सकता, दुखी तो रह सकता है और वो दुखी रहना नहीं चाहता। इसलिए उसको ये बात समझ में आती है कि हम ग्रुप में रहें, माने हम मिल-जुल कर रहें, हम एक होकर रहें, तो वो ऐसा ऐसा करने का प्रयास करता है। तो ये तो हो गई व्यवस्था की अनिवार्यता कि व्यवस्था मनुष्यों के लिए बहुत अनिवार्य है और मनुष्यों के लिए ही नहीं जो पशु जगत है वो भी ग्रुप में ही रहता है, वो भी एक उसमें रहता है और थोड़ा थोड़ा बहुत उनका भी काम बँटा रहता है कि मेल ये करेगा, फीमेल ये करेगा, बच्चे एन्जॉय करेंगे, ऐसा-ऐसा सब रहता है। तो इसलिए व्यवस्था तो अपरिहार्य है, उसके बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। जी। जी, तो व्यवस्था यानी एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम जहाँ सब लोग सुखपूर्वक रह सकें और जी, लेकिन प्रेमजीत जी ये देख रहे हैं कि व्यवस्था कई बार बदली भी थी। हुँ, कभी कभी कम्युनिस्ट रही जैसे आज कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम हैं, जी, तो जी, व्यवस्थाएँ बदलती रहीं और एक जी, तरीके से कि अ, सुख के साथ दुःख भी रहा, हुँ, परेशानियाँ भी रहीं, समस्याओं का ऐसे पूरा निवारण सा नहीं दिखा। मुझे जी, एक बात याद आती है आपने फेसबुक लाइव में कही थी कि व्यवस्था जो है
जो आज की जो व्यवस्था है, अभी कुछ दिन पहले ही आपका एक फेसबुक लाइव सेशन मैं देख रही थी, तो उसमें हुँ, आपने ये बताया था कि जो व्यवस्था जो अभी बनी हुई है, उसमें इंसान को अपने आप से एडजस्ट करना पड़ रहा है। चाहे वो हुँ, सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो जी, पारिवारिक स्तर पे हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो। तो उसमें वो अपने आप को फिट किसी तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है। जी, और जी, आपका कहना है कि व्यवस्था ऐसी हो जैसा मानव खुद है, हुँ, मानव यानी चेतना। मैं दर्शकों को जी, बता देना चाहती हूँ कि प्रेमजीत जी ने संपूर्ण समाधान के साथ-साथ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ जीवन दर्शन बुक भी लिखी हुई है, वह उसके भी लेखक जी, हैं। जी, जहाँ उन्होंने अध्यात्म के विभिन्न पहलुओं पे काफ़ी गहनता से चर्चा की है। एक नया जी, प्रकार का दर्शन शास्त्र है वो, जो कि मेरे हुँ, भी बहुत के बहुत करीब है, मैंने उसको 2 से 3 बार पढ़ा है, जिसमें वो जी, उन्होंने हम एज़ अ कॉन्शियसनेस हम चेतन हैं, हम और चेतन होते हुए हम कैसे बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, उसको काफ़ी विस्तृत रूप से आपने उसको एक्सप्लेन किया है। जो कि ये जी, संपूर्ण समाधान 3 अध्यायों को पूरा होने के बाद हम जीवन दर्शन पर भी आएँगे। तो आते हैं व्यवस्था के विषय में कि व्यवस्था में आपने कहा है कि मानव जैसा है, यानी हम जैसे हैं, हम यानी चेतना, कॉन्शियसनेस हम जैसे हैं, व्यवस्था वैसी बननी चाहिए। तो तो आपने तो संपूर्ण समाधान में पूरा दे दिया है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जी, दर्शकों को कुछ बताइए कि हम कैसे हैं और आपने इस व्यवस्था का निर्माण चेतनता को ध्यान में रखते हुए मतलब कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखते हुए कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हम क्या चाहते हैं और जी, जो कि आपका पहला प्रश्न है कि मानव जो जो ये जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, जिस पर भी हम काफ़ी गहराई से चर्चा करेंगे। पर अभी ये जानना चाहेंगे कि हम जैसे हैं वैसे सिस्टम का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ? और आप इस बात की कैसे पुष्टि करते हैं? जी, जी, क्योंकि सीधी-सी बात है, मनुष्य के जैसा जैसी व्यवस्था निर्माण करने के लिए मनुष्य का ज्ञान होना ज़रूरी है कि मनुष्य क्या है, कैसा है। तो अगर जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो सीधी-सी बात है कि व्यवस्था कुछ और आधार से बनेगी और अभी तक जो लोग रहे हैं पीछे, तो वो व्यवस्था को बनाते आए हैं बिना ये जाने कि मनुष्य कैसा है और चूँकि इसका ज्ञान उदय भी नहीं हुआ था, तो उनको मालूम भी नहीं था। तो बाहर की बहुत सारी चीज़ों को देख के और उस हिसाब से वो एक व्यवस्था बना लेते थे और फिर जो-जो दिक्कत आती रहती थी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कोशिश करते थे। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाती थी तो ठीक है, नहीं होती थी तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था समाज में और फिर वो उस कॉन्फ्लिक्ट के की वजह से जितने सारे लोगों को परेशानी होती थी, वो एक अलग से ग्रुप बना लेते थे। उनको कुछ सूझता था, वो अपनी एक अलग से व्यवस्था बना लेते थे और ऐसे करके ये एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी व्यवस्थाएँ चलती चली आई, जिन्हें आज हम धर्म के नाम से जानते हैं। जी। ये जितनी भी सारी चीज़ों को आप धर्म बोलते हैं, ये जो जो पहला ऐसे करके सनातन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर ईसाई धर्म, जैन धर्म भी तभी, फिर उसके बाद में मुस्लिम धर्म, फिर सिख धर्म, फिर ऐसे सारे आते चले गए। तो ये धर्म क्या है? जीने का एक तरीका, जीने का ढंग। वो देखते हैं कि भई ऐसे और उसमें उनकी दोनों चीज़ें शामिल हैं। यहाँ के जीवन का भी रहन-सहन का ढंग और उन्होंने एक कुछ ऐसा जो दिखता नहीं है, ऐसा जो कोई ईश्वर और उसका और उसकी पूजा-पाठ और वो भी सब उसका हिस्सा रहे हैं। तो उनको क्योंकि इस चेतन की इस चेतन का ज्ञान नहीं था। ये मनुष्य क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका जीवन का क्या उद्देश्य है, ये किन परिस्थितियों में कैसे व्यवहृत करता है, वगैरह-वगैरह, वो सारा ज्ञान उनको था नहीं। तो उन्होंने पहले व्यवस्था बना ली इस ज्ञान के बिना। तो ये साफ है कि अगर इस ज्ञान के बिना कोई भी व्यवस्था बनाएँगे, तो वो ऐसी तो नहीं होगी जैसी कि इस ज्ञान को जानकर होगी। तो जी। वो एक व्यवस्था बनेगी और उसमें फिर आदमियों को सेट करने की कोशिश होगी। और जो आदमी उस व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलेगा, उसके लिए पुलिस होगी, उसके लिए आर्मी होगी, उसके लिए लठैत होंगे, उसके लिए जेलें होंगी, उसके लिए ये होगा, वो होगा। और कोई आदमी उस व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रहा है, ये इसी से सिद्ध होता है कि वो व्यवस्था उस आदमी या उस तरह के लोगों के लिए तो नहीं है, या उस तरह के लोगों को उस तरह की चीज़ों के लिए तो नहीं है। हुँ, है ना? हुँ। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो व्यवस्थाएँ पर्याप्त नहीं थी।
पूरी तरह से ठीक नहीं थी। बस व्यवस्था बनाई एक मोटा-मोटा जैसे लोग बना सकते हैं और फिर उसको ये नियम बना दिया कि भई सबको इसे पालना पड़ेगा। अगर नहीं पालेंगे तो उनको हम जेल में डालेंगे क्योंकि उससे अव्यवस्था फैलती है। क्योंकि जैसी भी व्यवस्था है वो भी ठीक से काम नहीं करेगी अगर हम उसमें एडजस्ट नहीं करेंगे, हम उसमें जैसे-तैसे करके उसकी पालना नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगी, है ना? जो जी, जितना भी काम कर पाती है उतना भी नहीं करेगी। और ये परिणाम से हमें मालूम ही है आज तक कि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी कि जिसमें आदमी चोरी ना करे, हेरा-फेरी ना करे, मर्डर ना करे, बलात्कार ना करे, जासूसी ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, एक-दूसरे को दुःख पैदा ना करे, ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक धरती पे दिखाई नहीं पड़ती बिल्कुल। है ना? कोई भी जितनी भी ये पुरानी व्यवस्थाएँ आज तक की, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती, जो कि जितने तरह के आदमी होते हैं, जितनी तरह की चेतनाएँ होती हैं, जितने उन सबको एड्रेस करती हो, उनके हिसाब से। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। और उस आपने मुझसे पूछा कि क्या कारण है इसके पीछे? कारण यही मैंने आपको बताया कि ये जो चेतना है, इसका ज्ञान नहीं था प्रॉपर। पीछे लोग कोशिश करते रहे इसकी भी, तो किसी को कोई इसका कोई छोटा-मोटा ज्ञान हो गया, जैसे साइकोलॉजी में, वेस्टर्न हुँ, जगत में भी इसके लिए ट्राई किया। वो बाहर से देखने की कोशिश करते थे कि किन अवस्थाओं में कैसे ये रिएक्ट करता है वगैरह-वगैरह, लेकिन अंदर से उन्होंने कभी नहीं जाना। यहाँ के लोगों ने अंदर से जानने की कोशिश की मगर वो कोई एक आध गुण जान के रह गए, कोई एक आध उसका फंक्शन जान के रह गए, पूरा नहीं जान सके ठीक से। तो अब ये मैंने पहली बार इस पूरी चेतना को अंदर से और बाहर से, दोनों तरह से अच्छे से जाना है और इसके पूरे फ्रेम को जाना है। और एक जो पूरा बड़ा फ्रेम है जिसके अंदर ये सारी प्रकार की चेतनाएँ आ जाती हैं, उस फ्रेम को जाना है। और उस फ्रेम के हिसाब से इस व्यवस्था का मैंने डिज़ाइन तैयार किया है। इसलिए ये डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें हर प्रकार की जो चेतना है, उसको वो जैसे जीना चाहती है, वो जी पाएगी। उसके लिए सारा वहाँ पे डिज़ाइन है पूरा का पूरा। मोटा-मोटा आप देख ही सकते हैं कि मोटा-मोटा आदमी क्या चाहता है कि जब वो बच्चा होता है तो देख-रेख चाहता है, माने खान-पान, रहन-सहन, खिलौने, खेल-कूद इत्यादि ऐसी चीज़ें चाहता है, प्रेम चाहता है। तो ये वो उसको इसमें स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। उसके बाद एजुकेशन ऐसी चाहता है कि जिसमें उसकी रुचि हो, उस तरह से वो एजुकेट होता चला जाए। उसके उसके हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से। सिस्टम ऐसा हो कि वो उसके हिसाब से चीज़ों को प्रोवाइड कराता हो, चीज़ों को देता हो। इस तरह का जो है फ्लेक्सिबल एक पूरा सिस्टम। तो उसको उसके हिसाब की एजुकेशन, उसको उसके इसका हिसाब की ट्रेनिंग, फिर उसको उसके हिसाब का जॉब, फिर उसको उसके हिसाब का जो है जॉब के बाद में जब वो रिटायर हो जाए तो उसकी ज़िंदगी। इस प्रकार से मैंने उस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया है। उसमें उसी हिसाब से अर्थशास्त्र डाला है, उसी हिसाब से पॉलिटिकल जो मॉडल है, राजनीतिक मॉडल वो डाला है, उसी हिसाब से सामाजिक मॉडल डाला है, उसी हिसाब से हुँ। पारिवारिक मॉडल सेट किया है, उसी हिसाब की फिलॉसफी है, नई फिलॉसफी दी है। तो ये सब उसी के हिसाब का डाला है। तो इसलिए अब ये व्यवस्था इस प्रकार की गारंटी दे सकती है कि इसमें हर आदमी वो जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है वैसी ज़िंदगी जी सकेगा। उसको अपने आप को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी नियम में, क्योंकि उसमें नियम ही ऐसे बने हैं कि वो आप उनको चाहते ही हैं कि वो वैसे हों। मतलब अभी जी, तक के जो थिंकर्स रहे हैं जैसे कार्ल मार्क्स रहे हैं और भी जितने पॉपुलर थिंकर्स रहे हैं, जी, उन्हें आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कॉन्शसनेस का नॉलेज ज्ञान नहीं था, नहीं, कि जी, बिल्कुल, कॉन्शसनेस कैसा बिहेव करती है, इस वजह से वो सिस्टम जो भी वो डिज़ाइन हुआ, वो सिस्टम इनकम्प्लीट सा ही रहा। बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दुःख हैं, जी, पॉवर्टी है, जी, गरीबी है, बलात्कार है, शोषण है, तमाम तरीके की चोरी-चमारी हैं, ये सब अभी भी जी। पहले भी होते थे और अब तो हाँ, अभी भी पॉपुलेशन हो बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब और हाइलाइट हो रही हैं चीज़ें और हमारे सामने जी, और भी वारदातें सामने आती ही जा रही हैं। तो जी, ये हम समझ चुके हैं, हम इसको रिलेट कर चुके हैं कि जितने भी सिस्टम अभी तक आए, उनको कदाचित कदाचित क्या उनको था ही नहीं नॉलेज कॉन्शियसनेस का।
जी, तो प्रेमजीत जी, जब आपकी बात आती है, आपने संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो डिजाइन की है, मुझे लगता है उसका आधार भी यही था कि आपको चेतना की समझ रही। आपने जो जी, अपनी जीवन दर्शन, संपूर्ण जीवन दर्शन पुस्तक बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसमें पूरा व्याख्यान किया है सारी अवस्थाओं का, चेतना की जी, जितनी अवस्थाएं होती हैं। तो वो कदाचित वो एक बेस रही, वो आधार रही, क्योंकि आपने चेतना को समझा कि वो क्या चाहता है, वो जी, क्या इच्छा करता है। और वो जो ये चोरियां और ये जो तमाम तरीके के कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर्स हैं, वो इसमें ग्रसित तभी होता है जब उसको वो चीजें जो हैं सरलता से व्यवस्था जो है नहीं नहीं उसको मिलती। दे, तो फिर वो बिल्कुल, उन तरीकों को अपनाता है। और इसी जी, वजह से शायद साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स दिखते हैं सोसाइटी में, जैसे कि सुसाइडल केसेस दिखते हैं एंड पीपल आर वेरी हेलुसिनेटिंग, वो ड्रग्स जी, लेते हैं। तो ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि ये रीजंस है जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होते हैं। बिल्कुल, तो तो हमारे दर्शकों को आपके विषय में और आपने जो ये संपूर्ण समाधान पुस्तक लिखी है, इसके मोटे-मोटे पॉइंट्स पता चल गए हैं कि इसमें आप एक नए सिस्टम के बारे में, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली न्यू सिस्टम आपने प्रपोज़ किया है। जी, एक जी, कंप्लीट सामाजिक व्यवस्था है, एक नई अर्थशास्त्र आपने दिया है, नया राजनीति शास्त्र दिया है, ऑफ कोर्स जी, नया सामाजिक शास्त्र भी है। तो जी, पेंजी जी, इसका पहला प्रश्न जो है हम अगले एपिसोड में लेंगे। दर्शकों को थोड़ा जो हमारे जो जीवन का जो मूल उद्देश्य है, उसको जानने में सहूलियत होगी, तो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। अभी हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि यूएलएम, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का जो संस्था का जो आपने गठन किया है, आप उसके फाउंडर हैं, उसका उद्देश्य क्या है? वो ऐसा क्या करना चाहते हैं? क्योंकि पुस्तक तो आपने लिख दी और जी, इसमें आपने पूरी व्यवस्था को अच्छे से लिख दिया। आपने दूसरी पुस्तक में चेतना कैसे व्यवहरित होती है, चेतना यहाँ हम क्यों है, तमाम तरीके की बातों को एड्रेस कर दिया है और ये लोगों तक पहुँच रही है। तो जी, जी। यूएलएम का उद्देश्य रोल क्या आता है? ये भी दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, जी, जी। वो बताने से पहले मैं एक एक बात और बताना चाहूँगा कि जब ये इसके आप वीडियोज़ देखें या इसकी किताबें पढ़ें आप, तो उस समय एक एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि पढ़ते समय कभी आपको लगेगा कि ये किसी और दूसरी व्यवस्था से मेल-जोल खाती है, कभी लगेगा कि समाजवाद से मेल-जोल खाती है, कभी लगेगा साम्यवाद से मेल-जोल खाती है, कभी लगेगा कि नहीं कुछ अलग से नहीं है, कभी और किसी की बात से मेल-जोल खाती हुई लगेगी। मगर ये एक्चुअली मूलतः पूरी की पूरी एक एक नई आइडियोलॉजी है, चूँकि व्यवस्था ही है, तो कोई भी व्यवस्थाओं से थोड़ा बहुत मेल-जोल खाएगी ही। उस आधार से कोई ऐसे बीच में निर्णय ऐसे बना ऐसा मत बना लेना कि अरे! ये तो समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट है, ये नहीं इसको पूरा पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है और इसको आप केवल समाजवाद बोल के या केवल व्यक्तिवाद बोल के या केवल परिवारवाद बोल के इसके साथ आप न्याय नहीं कर सकते। इसमें सारे वाद हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसीलिए इसका नाम भी संपूर्ण समाधान है। इसमें केवल समाज ही नहीं आता, इसमें परिवार भी आता है, इसमें व्यक्ति भी आता है, इसमें समष्टि भी आती है। इसमें सबकी केयर की बात है और हर लेवल से केयर की बात है। बिल्कुल। समाजवाद जो है वो समाज को प्रमुख मानता है, व्यक्ति और परिवार को प्रमुख नहीं मानता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारी चीज़ें जो है प्रमुखता से हैं और मुख्य रूप से वो लोगों के लिए है। सबसे पहले आदमी है, उसके बाद फिर कुछ है। तो ये जी। समाजवाद जैसा ऐसा करके नहीं है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर, तो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि भई जो ये मैंने यूएलएम जो संस्था बनाई है, तो उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है कि ये जो भी सारा ज्ञान और ये जो भी सारी जो व्यवस्था है, ये लोगों तक पहुँचे, इसका उद्देश्य ये है कि ये विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुँचे, नंबर 1। दूसरा कि जो लीडर्स हैं, माने जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनको ये जो भी दुनिया में इधर-उधर बिखरे हुए हैं, उनको कलेक्ट करेगी, इकट्ठा करेगी और एक एक ऐसा प्रोग्राम भी चलाएगी कि जिससे उनकी जो क्षमता है, वो उसमें निखर के आएगी, वो और निखरेगी और वो एक एक दिशा में होगी, वो ऐसे नहीं होगी कि भई कुछ भी चल रहा है, किधर भी कुछ भी हो रहा है। तो जितनी भी दुनिया में
नेतृत्व करने वाले हैं, थिंकर्स हैं, मैनेजमेंट करने वाले हैं और इन चीज़ों को अलग-अलग विभिन्न माध्यमों से पहुँचाने वाले हैं, वो चाहे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं या कोई भी हैं, तो वो उनको इस इस पूरे माध्यम में कलेक्ट करना और उनको इस एक दिशा में चलने के लिए उनकी मर्जी से उनको प्रेरित करना कि वो इस पर इकट्ठे हों और उन्हें लगता है कि ये ठीक है, तो वो एक दिशा में चलें। अभी क्या होता है कि जब तक ऐसा कोई मंच नहीं बनता, तो सब अपनी-अपनी दिशा से, अपने-अपने ढंग से प्रयास कर रहे होते हैं। तो हुँ, अब हुँ, हुँ। चूँकि अभी तक ऐसी कोई आइडियोलॉजी भी नहीं आई कि कोई दिशा जो है, कोई दिशा निश्चित हो सके, तो हर आदमी उसको जो समझ में आ रहा है वो उधर का प्रयास कर रहा है। इससे क्या होता है कि सारे प्रयास बिखर जाते हैं और उनमें से कोई भी प्रयास इतना सघन और इतना मास लेवल का नहीं हो पाता कि वो कोई परिवर्तन पैदा कर सके। तो हुँ, कोई हुँ। पूरे समाज को कोई एक निश्चित दिशा दे सके। तो समाज बिखरा रहता है, बँटा रहता है ना, फ्रेगमेंटेड रहता है हर दिशा में। हुँ, हुँ। तो इस ये मंच जो है उन सभी को एक दिशा में लाने की बात करेगा। तो एक तो ये अपनी एक दिशा दे ही रहा है जो मैंने लिखा है, लेकिन उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, पूरी आज़ादी भी है कि अगर किन्हीं के पास इससे बेहतर दिशा हो, इससे बेहतर प्रोग्राम हो, तो वो भी उस प्रोग्राम को वहाँ रख सके और अगर वो बेहतर है इससे तो हम लोग उस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। माने अच्छा। कुल मिला के किसी एक ही दिशा में चलना है। हुँ, फ्रैगमेंटेड हुँ। होके नहीं चलना है। अगर हम फ्रैगमेंटेड होके चलेंगे तो फिर फ्रैगमेंटेड टाइप की व्यवस्था रहेगी जैसे अभी है, कि सड़क बनाने वाला आता है, वो सड़क बना के चला जाता है, अभी 4-5 दिन नहीं हुए होते कि नाली बनाने वाला आ जाता है और सड़क तोड़ देता है। हुँ, हुँ, हुँ। अ, अ, ऐसे वाले बहुत सारी दिशाओं वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। एक दिशा वाली अलाइन्ड व्यवस्था हो कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, वहाँ सारा अलाइन्ड हो उसमें, उसका कोई मतलब जी। होता हो। हुँ, हाँ। हुँ। तो ये तभी होगा जब उसके लिए एक मंच होगा जो कि मैंने वो एक मंच बनाया है और उस पर वो आज़ादी दी है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे मंच हैं, लेकिन वो दूसरों को आज़ादी नहीं देते कि वो अपनी बात वहाँ रख सकें और अगर उनकी बेहतर है, तो ये वाला मंच उनकी बात को आगे लेके चले। ऐसा करके कोई मंच अभी अभी कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसा हुँ। होता तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते। हम लोगों को जी। मंच बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, तो अब आगे ऐसा ना हो तो उन सबके लिए ये मंच है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर चर्चा होगी, सब कुछ होगा और कुछ भी होके कोई एक दिशा का निर्धारण होगा। या तो ये दिशा चलेगी अगर ये ठीक है तो और ठीक नहीं है तो हुँ। जो भी ठीक होगी वो चलेगी। तो ये मंच इसलिए बनाया है कि एक तो सब लोग एक मत हो जाएँ अच्छा। जी। चर्चा करके। दूसरा फिर जो एक मत हो जाएँ फिर उस बात को आगे बढ़ाया जाए और उसको वो वाली व्यवस्था को लाया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब वो व्यवस्था आ जाएगी और एक मत होगा क्योंकि सब एक मत ही है, तो वो जो व्यवस्था चलेगी, वो आज से बहुत बेहतर होगी और जैसा कि मैंने इस व्यवस्था को बनाया है, अगर इसको देखेंगे तो ये अल्टीमेट है। तो जी। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा और कोई कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि होता तो हम लोगों के सामने भी आता। पर फिर भी हुँ, हुँ। इसका मौका तो हमेशा रहना चाहिए कि पता नहीं कहाँ कौन हो हुँ, हुँ, हुँ। और इस तरह से भी रहना चाहिए कि कई बार लोग क्या होते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा ये तो भई अपना ही करेंगे, हमारा तो सुनेंगे नहीं। तो हुँ। वो आने से रह जाते हैं। अभी क्या होगा कि वो आएँगे। यही सोच के आएँगे कि भई उनके पास एक कॉन्सेप्ट है और उसको वो इस पे रखेंगे। ठीक? बिल्कुल। तो जब रखेंगे तो चर्चा होगी। हुँ, हुँ। तो उन तो जब उनके कॉन्सेप्ट पे चर्चा होगी और अगर उनके कॉन्सेप्ट में गलती है तो वो चर्चा के दौरान उन्हें भी पता चलेगा और बाकी को भी पता चलेगा। हुँ, तो हुँ, हुँ। उनका भी जो मोह है या उनका भी जो जानना है कि उनकी व्यवस्था ठीक है, वो बात खत्म हो जाएगी तो वो उससे आगे बढ़ेंगे। वहीं नहीं अटके रहेंगे सारी ज़िंदगी। जी, जी। हाँ, या जैसे हमें पता चलेगा कि भई हमारी व्यवस्था से बढ़िया और कोई दूसरी व्यवस्था है, तो हम लोग इसको छोड़ के उसके साथ लग जाएँगे। तो कुल मिला के एक दिशा में प्रयास होना चाहिए। उसके लिए ये मंच बनाया है और इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए जितने भी प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है, उन लोगों को समाज से
आइडेंटिफाई करना, उन्हें इकट्ठा करना, फिर उनके थ्रू इस प्रोग्राम को आगे लेके जाना, इसलिए है। फिर जैसे 4-6 साल में ये बात जिस भी देश में 70 से 80% लोगों तक पहुँच जाएगी, तो फिर हम लोग एक सर्वे करेंगे, इसी एनजीओ के माध्यम से सर्वे करेंगे कि भई क्या आप इस व्यवस्था को आगे लाना चाहते हैं, जो व्यवस्था आप तक पहुँची है? तो अगर हुँ, 50% से ज़्यादा लोग हाँ बोलते हैं कि भई हाँ, हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था है, तो उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा। और उस देश के जो मुख्य इलेक्शन है, वो पार्टी उसमें भाग लेगी। वहाँ के हुँ, जो भी मौजूदा नियम है, उनके अनुसार। अच्छा। और अगर 50% से ज़्यादा लोग उनको वोट डालते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी हाई मेजॉरिटी आ जाएगी, लगभग फुल मेजॉरिटी आ जाएगी, ऑलमोस्ट। और वो वहाँ जाके इस नई व्यवस्था से पुरानी व्यवस्था को रिप्लेस कर देंगे सिंपली, मौजूदा हुँ, नियमों के अनुसार। और नई व्यवस्था अडॉप्ट हो जाएगी, उसके हिसाब से काम होने लगेगा। तो ये इस एनजीओ का जो है छोटे रूप में मैंने बताया, छोटे रूप में ये एक इसका एम है। अच्छा। जी, हाँ, तो एक तरीके से जो आपने संपूर्ण समाधान जो प्रस्तावित किया है, ये जी, ये लोगों तक, जनता तक पहुँचाने का एक माध्यम, ओपन मंच बनेगा, जहाँ हाँ, पे जहाँ पे एक तरीके से ये एक थिंक टैंक कम्युनिटी का भी निर्माण कर रहा है। जहाँ बिल्कुल। अलग-अलग जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपने-अपने फील्ड के, वो सारे लोग जी, आकर अपना एक डिस्कशन कर सकते हैं, एक डायलॉग बिल्कुल। स्थापित कर सकते हैं। रंजीत जी, वैसे जी तो हाँ। इस टाइप का तो प्लेटफ़ॉर्म बना ही नहीं, क्योंकि मैं भी कई ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो अक्सर हुँ, मोनोलॉग ही होता है। चाहे वो जी, आध्यात्मिक पक्ष हो, चाहे वो जातिवाद पे ले लो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था पे ले लो, इनसे जुड़े जी, हुए जितने भी ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ सिर्फ़ मोनोलॉग होता है। वहाँ लोग सिर्फ़ अपनी बात करते हैं, स्टेटमेंट रखते हैं, कोई समाधान नहीं देते और फिर वाद-विवाद हो जाता है। लेकिन ये जी, बहुत बढ़िया है कि आपने एक ऐसे मंच का निर्माण किया जो अब तक देखने में नहीं आया, जहाँ की हर पक्ष के लोग आ सकते हैं। अगर वो जी, इकोनॉमिस्ट हैं तो वो भी इनवाइटेड हैं, अगर वो बिल्कुल। आध्यात्मिक पक्ष से कोई स्पिरिचुअल लीडर हैं, जितने पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको भी आपने इन्विटेशन दिया ही हुआ है। वो सारे जी, लोग आके एटलीस्ट डिस्कशन कर सकते हैं और ये कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा। एटलीस्ट बिल्कुल। जनता को भी पता चलेगा कि जो व्यवस्था आप प्रस्तावित कर रहे हैं, उसका बेस क्या है, वो कितनी फ़ीज़िबल है, वो एप्लीकेबल है भी कि नहीं। और दूसरे पक्ष की भी बात हमें समझ में आएगी कि उसमें कितनी सच्चाई रही, और परिणाम से तो पता चल ही रहा है कि अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन बेस्ड होता तो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट प्रोग्रेसिव हुआ होता। हालाँकि हुँ, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, उससे काफ़ी प्रोग्रेशन हुआ है, लेकिन फिर भी पॉवर्टी है और तमाम तरीके की जो भी कियोस्क है लाइफ में, ये तो बरकरार है ही। तो आपकी जी, बुक तो मैंने पढ़ी हुई है, और चूँकि फ़ेसबुक पे मेरे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोवर्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं, कनेक्शंस हैं, तो वो मुझसे पूछते भी हैं कि चूँकि वो जानते हैं कि मैं आध्यात्मिक पक्ष में किसी की और ओशो की फॉलोइंग करती थी, तो मैं उस टाइप की एडवोकेसी करती रही, मतलब फिलॉसफी सेक्शन पे। और अब जब जब से मैं संपूर्ण समाधान से जुड़ी हुई हूँ, यूएलएम से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जी, संपूर्ण समाधान में जितनी भी आपकी बातचीत होती है, जो डिस्कशंस होते हैं, उनको शेयर करती हूँ, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा रही कि संपूर्ण समाधान क्या है। तो जी, मैंने ये सोचा कि मैं आपसे डायरेक्टली इस तरीके से बातचीत करूँगी और मेरे फ्रेंड्स तक ये सब बातें पहुँचेंगी, तो वो भी इससे कुछ ना कुछ लाभ उठाएँगे ही। और बिल्कुल। तो ये मतलब क्लियर हो चुका है कि यूएलएन एज़ अ संस्था का उद्देश्य यही है कि एक थिंक टैंक कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ बनेगी, जहाँ की सारे स्फीयर्स के लोग, सारे मतलब ग्लोबली, ये एक वैश्विक स्तर जी, की आपने बिल्कुल, जो ढाँचा तैयार किया है, ये ग्लोबल लेवल का है, सॉल्यूशन भी बिल्कुल। ग्लोबल है, और जी, एक हार्मोनियस सॉल्यूशन आपने दिया है, जो बुक पढ़ के बिल्कुल समझ में आता है कि इट इज़ जी, क्वाइट फीज़िबल। और दर्शक लोग जब इस बुक को डाउनलोड करेंगे और उसे पढ़ेंगे, तो वो क्या फीडबैक देते हैं, उन्हें क्या समझ में आता है, उस टाइप के क्वेश्चन्स को भी हम प्रेमजीत जी हर एपिसोड में लिया करेंगे। और अच्छा, ताकि अगर कोई, वैसे तो आपने सारे प्रश्नों को एड्रेस कर ही दिया है, और आपका फेसबुक लाइव सेशन होता है, वहाँ भी आप टॉपिक पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो हम उसको ज़रूर लेंगे और हम उस पर बातचीत करेंगे। और जी, ओपन मंच तो वैसे भी खुला मंच है ही है। वहाँ अगर जी, किसी को भी ऐसा लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और इस डिस्कशन को सुनने के बाद कहीं ऐसा लगता है कि कुछ
कुछ लैकिंग है, कुछ ऐसी कमी है या कुछ उनके पास ऐसा कोई कांसेप्ट है जो इससे मिलता-जुलता है या इसके बियॉन्ड उन्हें लगता है, तो वो इनवाइटेड है, वो ओपन मंच पर आकर एज़ अ स्पीकर, एज़ अ वक्ता अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि हम सब लोगों को भी समझ में आए। क्योंकि जब हम कंपैरिज़न करते हैं 5-6 चीज़ों में, तो हमें अपने लिए बेस्ट क्या है, वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। तो जी, तो प्रेमजीत जी, ये व्यवस्था के विषय में लोगों को समझ में आया हुँ, कि व्यवस्था हमें क्यों ज़रूरत मतलब हमें एक अच्छी नई व्यवस्था की अब क्यों ज़रूरत है? व्यवस्था किस हुँ, लिए होती है? उसका क्या उद्देश्य होता है? संपूर्ण समाधान जो आपने पुस्तक जो प्रस्तावित की है, जो नई व्यवस्थाओं के बारे में बात करता है, उसकी हमें क्यों ज़रूरत है, वो आपने थोड़ा संक्षेप में बताया। और यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था, जिसके आप फाउंडर हैं, उसका गठन, उसका उद्देश्य क्या है, वो आपने बताया। और आगे के एपिसोड में हम इस पुस्तक के पहले प्रश्न के, जो कि मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? और जीवन के उद्देश्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो हालाँकि ये आपने व्यवस्था संबंधित पुस्तक है और इस टॉपिक को लिया है तो थोड़ा-सा आध्यात्मिक पक्ष भी इसमें आएगा, लेकिन बात करने में बहुत मज़ा आएगा। और जी, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? और ये जी, जीवन क्या है? हम जीवन को क्यों जी रहे हैं? और उस प्रश्न को एड्रेस करते ही जैसा मुझे लगा, आई एम वेरी मच श्योर कि जितने लोग हैं उस एपिसोड को जब देखेंगे और उसको समझेंगे, उसको रिलेट करेंगे, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था कितनी एप्लीकेबल है, कितनी फीज़िबल है और वो जी, किस तरीके से आज के समय आज का जो व्यवस्था चल रही है, उसके सामने एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक संपूर्ण जी, समाधान। तो प्रेमजीत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करूँगी आपके उस प्रश्न के साथ, जो कि बहुत ही जी, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रश्न है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? और मैं आप सब लोगों के साथ फिर जुड़ती हूँ उस प्रश्न के साथ। तब तक आप किन्हीं के पास कोई प्रश्न मन में आते हों, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। हम उन प्रश्नों को लेकर आप उसको एड्रेस करेंगे। तो जी, सभी जी, का धन्यवाद और प्रेमजीत जी जी, नमस्कार। थैंक जी, यू जी, सो मच। नमस्कार।